तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यस। सबका स्वागत है माई एच बी प्रोग्राम में। और आज जो टॉपिक है हमारा, कैसे डेफिशिएंसीज जो हैं, कमियां जो हैं, जो कि न्यूट्रिशनल कमियों के बारे में हम बात करेंगे। कैसे कमियां हमारी बीमारियों का कारण बनती है, और उन बीमारियों को कैसे हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, या समझने में नादानी या गलती करते हैं, या अक्सर उनको इग्नोर करते हैं। और वो एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ से ठीक हो सकती है, उसके लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके लिए हम लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उसका इलाज नहीं कर पाते। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऐसा सेशन हो कि वो वैसी बीमारियों से या वैसे सिग्नल एंड सिम्टम से जूझ रहे हों, जो एक छोटी सी चीज़ को वो एड ऑन लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस ले आए। कुछ भी चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो उनकी वो प्रॉब्लम जो उनको लॉन्ग टर्म से लंबे टाइम से उनको तंग कर रही है, या ऐसा कोई बॉडी में सिग्नल आ रहा है जो हो सकता है कल को बीमारी का कारण बन जाए, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन से लेके ऑप्टिमम हेल्थ की हम बात करेंगे, और कैसे हम अपने खाने को मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम मेडिसिन को खाने से बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि पहले के ज़माने में जो भोजन था वो पूजनीय था। उसको लोग ऐसे खाने से पहले हाथ जोड़ के स्वीकार करते थे। उसके पीछे रीज़न था कि वो बॉडी की रिकवरी करता है, वो बॉडी को ऑप्टिमम हेल्थ प्रोवाइड करता है, और वो आपकी जो नीड है, जो फंक्शन करने के लिए ज़रूरत है, उसकी वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो इसलिए वो पूजनीय था, आदरणीय था, और उसको एक तरीके से रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता था। पहले की जनरेशन धीरे धीरे देखिए, जो धीरे धीरे प्रोसेसिंग में चीज़ें आती गई। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो डिक्लाइन पे गया है। और उसकी जो पूजनीय वाली चीज़ थी, जिसको हम ऐसे हाथ जोड़ के स्वीकार करते थे खाना खाने से पहले, जो जिसको हम मेडिसिनल वैल्यू बोलते हैं, वो मेडिसिनल वैल्यू कहीं ना कहीं नीचे गई है, और जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ऊपर गई है। तो उसका जो फंक्शनलिटी थी, उसका जो मेन कार्य था खाने का, एनर्जी के साथ रिकवरी और बॉडी को ऑप्टिमम फंक्शन के लिए रेडी रखना डेली बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं चेंजेस आया। और आज हम देख रहे हैं, आज पूजनीय नहीं है फूड फूड और फूड को मुझे नहीं लगता किसी ने पिज़्ज़ा को ऐसे देख के हाथ जोड़ के खाया होगा, फ्रेंच फ्राई को खाया होगा, या किसी ने पैकेट खोला होगा फास्ट फूड का और पैकेट को हाथ जोड़ा होगा। तो वो इसलिए अंदर से फीलिंग नहीं आती है कि वो सात्विक सात्विक नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, वो फ्रेश नहीं है, और वो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वो एक तरीके से कैरी नहीं कर रहा, डेंस न्यूट्रिशन को कैरी नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं आपके जहन को पता है ये मेरी हेल्थ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला नहीं है, और इसलिए हम उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं फास्ट फूड को। सो अल्टीमेटली आज के टाइम पे जो फास्ट फूड की इंडस्ट्री है, मैं तो बोलूँगा कि हम आज के टाइम पे इग्नोर कर रहे हैं। जो हेल्थ क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं आपके फूड से जुड़ा हुआ है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है वो आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है, वो आपके ब्रेन को एक तरीके से कंट्रोल कर लेता है, ओवरराइड आपकी स्टाइटी को कर देता है। कैसे? खाने के बाद भी आपको भूख हो या जलन लगी रहती है, और ज़्यादा खाने का मन करता है। आ, इसके बाद क्योंकि उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं था, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए था, आपने ओनली उसको एक ऐसी वस्तु के साथ पेट भर लिया जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो अंदर भूख लगी रहती है, हिडन हंगर निकल के आती है। और ओनली न्यूरो साइंस, न्यूरो की सेटिस्फेक्शन के लिए आपने खाया है, टेस्ट के लिए आपने खाया है। अल्टीमेटली आप देखेंगे ये जो मॉडर्न फूड सिस्टम है, ये डिज़ाइन फॉर क्रेविंग के लिए डिज़ाइन है। ये जो आपको क्रेविंग लगती है उसके लिए डिज़ाइन है, हेल्थ के लिए डिज़ाइन नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, चिप्स जो खा रहे हैं, या फ्रेंच फ्राई बर्गर जो खा रहे हैं, या जो फास्ट फूड खा रहे हैं, वो क्रेविंग, उसकी क्रेविंग लगती है, वो हेल्थ को कभी भी ऑप्टिमम नहीं करता। रीज़न क्या है? मोस्ट ऑफ द पैकेज ऑफ फूड है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं डोपामाइन रिलीज करने के लिए, नॉट न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से।
सो मैक्सिमम बिग कंपनीज के बारे में आप देखेंगे तो उनका जो ब्लिस पॉइंट है, और एग्जैक्ट शुगर फैट एंड साल्ट रेशो को मैक्सिमम कंपल्सन में डाला जाता है। आप फ्रेंच फ्राई में देखेंगे साल्ट और फैट को इस तरीके से यूज किया जाता है, उस वो टेम्पटेटिंग लगता है, आप उसको अगले दिन भी खाने का मन करेगा, नेक्स्ट डे भी खाने का मन करेगा। वहीं आप दलिया या खिचड़ी या जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है उसकी टेम्पटेटिंग नहीं लगती, क्योंकि उसमें जो डोपामाइन रिलीज या ब्रेन से जो न्यूरो का जो एक क्रेविंग का जो मेन फंक्शन है वो उससे रिलीज नहीं हो पाता। इसलिए क्रंची क्रीमी टेक्सचर इंटी इंटी इंटेंसिफाई किया जाता है रिवार्ड इन चीज़ों को, और फ्लेवर इन्हांसर को डाला जाता है कि आप बस सूंघते ही आपको वो मुंह में लार आ जाए और आपका नर्वस सिस्टम उसको खाने के लिए एक तरीके से आपको रोक ना पाए आप। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्रेविंग के लिए डिजाइन किया जा रहा है, हेल्थ के लिए डिजाइन नहीं किया जा रहा। यदि हेल्थ के लिए डिजाइन किया जा रहा तो क्रेविंग, उसके फ्लेवरिंग और इन ये क्रीम टेक्सचर ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं अनहेल्दी सोर्सेज होते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाइपर प्रोसेस जो फूड है वो हाईजैक है आपके ब्रेन के लिए। आपकी क्रेविंग को बढ़ाएगा, आपके ओवर कंजप्शन करवाएगा, ज़्यादा ज़्यादा खाएंगे कैलोरी बढ़ती जाएगी, मोटापे की तरफ आपको लेके जाएगा। और द टाइम आपकी सेंसिटिविटी है फूड के प्रति वो चेंज हो जाएगी। जर्नल फूड आपको टेम्पटेटिंग लगेगा ही नहीं। दलिया खिचड़ी का या स्टेपल फूड का या जर्नल फूड का जो आज के टाइम पे जो मॉडर्न जनरेशन है वो उसको यूज़ नहीं करती। ऑलवेज दे ट्राई टू, वो कहाँ जा रहे हैं शाम होते ही ठेले पे जा रहे हैं, बाहर कहीं फास्ट फूड की दुकान पे जा रहे हैं, बिकॉज उनका जो डोपामाइन है, जो ब्रेन का रिलैक्सेशन पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं किससे डिजाइन है, वो डिजाइन है उसका ब्रेन हाईजैक है, उस क्रेविंग की चीज़ें उसमें डाल रखी हैं। इसलिए उसका वो घर का बना हुआ फूड उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, ब्रेन लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये कोई मन गढ़ंत बातें नहीं हैं। ये बातें पूरी कमर्शलाइज जो फूड इंडस्ट्री है उस पे उसके जितने भी इंग्रेडिएंट उसमें यूज होते हैं उनको आप साइंटिफिकली यदि आप स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी कि टॉक्सिक इंग्रेडिएंट हैं ये हमारे ब्रेन के लिए, और हिडन रिस्क रिस्क को ही बढ़ाते हैं। हिडन रिस्क क्या है? बिहेवियरल डिसरेगुलेशन होगा। जैसे ही आपको फास्ट फूड की क्रेविंग है, नहीं मिलेगा तो आपका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट होगा, आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपका मूड स्विंग हो जाएगा, आप सही से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अटेंशन प्रॉब्लम, बच्चों में अटेंशन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जो अटेंशन डेफिशिएंट वाली प्रॉब्लम है और हाइपर रिएक्टिविटी बच्चों की, वो फास्ट फूड उससे कोरिलेशन रखता है। ये बहुत सारी स्टडी पब्लिश हो चुकी हैं रिसेंटली। जो हाई शुगर वाले जो फूड हैं वो आपके इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। इंसुलिन को स्पाइक करेंगे तो फैटी लिवर का पाथवे और एपेटाइट डिसरेगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एपेटाइट डिसरेगुलेशन का मतलब है कि आपको अनइवन भूख लगेगी, आपको एसिड अनइवन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो इमल्सिफायर होते हैं जो उसमें डाले जाते हैं फूड में, वो बेसिकली डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एमल्सिफायर, वो आपकी गट माइक्रोबियम, जो आपके अंदर पेट में अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जो आपकी इम्यूनिटी बेटर करते हैं, जो आपको स्टूल को लूज करवाते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, जो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बना के देते हैं, B12 फोलेट जैसी चीज़ें जो हमारे डेली न्यूट्रिशन को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको वो एक तरीके से डिसरप्ट कर देते हैं, जिससे वो मूड पे, इम्यूनिटी पे और आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपकी बॉडी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाती है। सो ऐसे ही जो फूड इंडस्ट्री है वो टारगेट बच्चों को कर रही है, टीनेजर्स को कर रही है, और ऐसी कम्युनिटी को कर रही है जो आइसोलेटेड है। और बिलियनियर डॉलर की ये इंडस्ट्री है, तो आप धीरे धीरे आपके बच्चे, आपके टीनेजर्स या जो कहीं वर्क जो काम कर रहे हैं, जैसे कोई मुंबई में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, फैमिली से दूर होके, उनको लगता है कि ये इजी टू बनाने में है, जल्दी मिल जाता है, मैं खा लेता हूँ कुछ भी। वो देखिए, आपकी जो अंदर की बायोलॉजी है वो हर निवाले से कुछ ना कुछ सिग्नल ले रही है, कुछ ना कुछ कनेक्शन रखती है। तो आप जब कोई भी निवाला खाते हो, हर बाइट आपकी बॉडी में चेंज लाएगी। तो आप ओनली ये फूड कैलोरी को देने का नहीं है कि एनर्जी मिल जाएगी, कैलोरी कैलोरी नहीं है। यानी कि अकेला चीनी खा के, अकेला शुगर खा के आप
अपनी अपनी बॉडी को सही रेगुलेट नहीं कर सकते। अकेला ग्लूकोज की बोतल चढ़वा के आप अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर सकते। सो ओवर कंजप्शन एंड डाउन पाथवे ऑफ हेल्थ रिस्क, ये आज के टाइम पे आप देख रहे हैं। इसलिए पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। हमने प्रिपेयरनेस दिखा ली, ऐसे फूड को चूज कर लिया। ये पिछले 20 साल से ही आया, पैकेट फूड, फास्ट फूड, ये पिछले 20 साल में ऐड ऑन हुआ है। तो 20 साल में ही मोटापा ऐड ऑन हो गया, 20 साल में डायबिटीज ऐड ऑन होगी, 20 साल में ही कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऐड ऑन होगी, 20 साल में ही मूड से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। कग्निटिव जो बिहेवियर है आपका, अलर्टनेस है, वो कमज़ोर होती चलेगी। मेटाबॉलिक पाथवे है वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गया। हार्मोनल न्यूरोलॉजिकल पाथवे सारे एक तरीके से, जिसके लिए हम आज प्रिपेयर ही नहीं है, उसके लिए आपके पास क्या है? आप यदि फास्ट फूड खा रहे हैं, आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, तो आपके पास अगला स्टेप क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, कि जो बॉडी में डैमेज डालेगा उसके लिए आपके क्या पास क्या है? बस इतना ही है हमारे पास, कि हम जब कोई प्रॉब्लम आएगी डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर जिस तरीके से हमें बताएगा हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे। जो वो लिख के देगा उसको हम खा लेंगे, और जो जितने पैसे मांगेगा हम उसको दे देंगे। ये हमारी प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन नहीं है, ये इमरजेंसी है। और इमरजेंसी को हम यदि सही से नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि हिडन तौर से, साइलेंट तौर से हमारी ज़िंदगी में एड ऑन होती जा रही है, सो इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कि फास्ट फूड हमारे ब्रेन पे सबसे पहले क्रेविंग पे काम करते हैं, और उसमें जो डलने वाला फ्लेवर है, उसमें जो साल्ट फैट का कॉम्बिनेशन है, वो कहीं ना कहीं क्रेविंग को सर्व करने के लिए है, ना कि आपके न्यूट्रिशन को सर्व करने के लिए है। तो इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे एक पीपीटी के माध्यम से। सो मैं एक पीपीटी कनेक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। सो क्या कोरिलेशन है हमारा, जो डिसऑर्डर्स हैं, जो आज की बीमारियां हैं, और जो हमारा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज हैं, या जो हम फूड खा रहे हैं, उसका क्या कोरिलेशन है? इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करने वाले हैं आपके साथ। जैसा कि मैंने बताया, कमर्शियल फूड जो है, या ये जो फूड इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारी क्रेविंग को सर्व कर रही है, ना कि हमारी न्यूट्रिशनल डिमांड को सर्व कर रही है। ये सोचना पड़ेगा। आज एक आप लिस्ट भी बना सकते हो अपने घर पे बैठ के, कौन से ऐसे फूड हैं जो मुझे बार बार खाने का मन करता है, उसको एक कैटेगरी में रखना, ये प्रोसेस्ड एंड फास्ट फूड की कैटेगरी में आता है। और कौन से ऐसे फूड हैं जो मेरे दादा नाना नानी या मेरे पेरेंट्स जो खाया करते थे, वो हमारी डाइट से कौन से मिसिंग है। हम कहने को मॉडर्न है, पहनावे से, बातचीत से, टेक्नोलॉजी से, पर क्या सही में हम अपने विजडम को तो नहीं भूल गए हैं? जो हमारे खजाने थे खाने के, रहने के, टाइमिंग के, क्या उनको तो हम नहीं भूल गए हैं? तो ये जरूर है एक अपने घर पे एक्सरसाइज करना। और मैं तो ये बोलता हूँ, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, वो अपनी फैमिली की काउंसलिंग करें। उनके एक हफ्ते में खाए गए फूड्स के बारे में नोट करें, नाम नोट करें, और वे देखें किस कैटेगरी में वो आता है। यदि वो फास्ट फूड और प्रोसेस्ड एंड पैक फूड की कैटेगरी में आ रहा है, तो याद रखना, आप उसके लिए कोई तैयारी करके नहीं बैठे जो आपकी बॉडी में डैमेज करेगा। उसकी तैयारी वाले का जो आपके पास ऑप्शन बचता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर एक काउंसलिंग करें इस मीटिंग के बाद, कि यस, आइए, क्या मैं खाना खाया, एक हफ्ते में मैंने क्या खाया, कौन से मैंने फूड खाए। अब ये देखें कि वो हेल्थ को सर्व कर रहा था या क्रेविंग को सर्व कर रहा था। तो यहाँ पे उसके बेस पे आप इसको ला सकते हैं अपनी काउंसलिंग में, और अपनी फैमिली को दोबारा से इकट्ठा कर सकते हो। अपनी अपने खुद को आप अपने संगठित कर सकते हो, अपनी हेल्थ के प्रति, अपने लाइक अपने फूड के प्रति। सो पहले के टाइम पे
फूड को हमेशा ही मेडिसिन का रूप में देखा गया है। कैलोरी के को हटा के देखें तो ये मेडिसिन ही है हमारे लिए। हमें यदि सही से ये मेडिसिन हम डेली बेसिस पे ले लें तो हमें दूसरी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ, कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए, जैसे इन्फेक्शन वाली जितने भी वायरस बैक्टीरिया से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनको छोड़ दिया जाए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जितने भी हैं उनको हम बहुत ही 99.9% तक अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। यदि हम वहाँ उससे एक तरीके से जूझ रहे हैं, वो बीमारियां हमारे शरीर में है जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, उनसे हम रिवर्स अपने वापस आ सकते हैं, उनका उनसे मुक्ति लेके। सो कुछ एरिया में आपका जैसे वैक्सीन है ये चीज़ें काम करेंगी, बट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में वो चीज़ें काम आने वाली नहीं है जो जिन चीज़ों पे आप निर्भर हैं। ये आइए इस पूरी जर्नी को हम डिस्कस करेंगे, बाय पावर्ड बाय हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एंड वेलनेस जर्नी, जो जीन टू जीनियस तक के सफर को आपको सिक्योर कर सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन से पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा शरीर कैसे बना है। शरीर जब जैसे आपको पता लगेगा शरीर कैसे बना तो समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे आ, दो सेल इकट्ठी हुई, मदर और फादर की सेल इकट्ठी हुई, वो फर्टिलाइज हो गई, एग्स और स्पर्म सेल फर्टिलाइज हुई, ये फ्यूज हो गई, एक तरीके से फ्यूज होके इन्होंने एक नई सेल का निर्माण किया जिसका नाम है जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो हमारा, मैं या आप जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, या इस देश का प्रधानमंत्री हो या कोई रिक्शा चलाने वाला हो, सब इस सेल से बने हुए। पहली सेल जो हमारी जिंदगी का, जैसे घर की पहली ईंट रखी जाती है, ऐसे ही हमारे शरीर की पहली ईंट जो है वो जाइगोट नाम की सेल थी। और ये जाइगोट क्या था, इसने अपने आप को दो सेल में डिवाइड कर दिया, ये फिर दो से आठ बना, आठ से फिर इसने मल्टीपल सेल बनाई, और ये मल्टीपल सेल बनते बनते एम्ब्रियो बन के, और हमारी ऐसे ही हम गति प्रगति करके इतने बड़े बने हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखेंगे मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें, दो किडनियां हैं, ना तो मेरे मदर फादर ने एक एक डोनेट की, ना आपके मदर फादर ने एक एक डोनेट की होगी। ये सारी चीजें एक ही इससे निकली है, जाइगोट से निकली है। ये जाइगोट के पास सारी इंफॉर्मेशन है, इसी ने आंख बनानी है, इसी ने पैर बनाने हैं, इसी ने ब्रेन बनाना है, इसी ने ही हार्ट बनाना है, इसी ने लीवर बनाना है। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ थी, इस जाइगोट में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पास जो डीएनए था, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए था, और डीएनए के पास जो जीन है, ये जीन कंट्रोलिंग बॉडी है। जैसे स्किन का अलग जीन होता है, लिवर का अलग जीन होता है, यानी कि ये एक तरीके से नॉलेज, एक तरीके से नॉलेज का लेटर है। एक चिट्ठी है जिसने हार्ट बनाना है, एक चिट्ठी है आपकी, एक लेटर है आपका आंख बनाने के लिए, एक ब्रेन बनाने। वो ओपन होती जाती है, ओपन किससे होगी, जो मदर ने खाया है उससे वो ओपन होगी। मदर यदि कम न्यूट्रिशन लेगी तो फ्यूटस सही से डेवलप नहीं होगा, बिकॉज जीन किससे काम कर रहा है, न्यूट्रिशन से ही एक नई सेल बनाना। जैसे सपोज करें यहाँ पे हड्डी बनने वाला जीन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हड्डी बनने वाला जीन है, उसने बनानी है हड्डी। इसमें भी इसमें जो क्रोमोसोम थे, इसमें सारे छोटे छोटे जीन थे, किसी का काम हड्डी बनाना, तो हड्डी बनाने वाले जीन, हड्डी बनाने के लिए आप देखें आपका मजहब क्या है, जाति क्या है, किस समुदाय से आते हो, किस देश से आते हो, आप अमेरिका पावरफुल देश से आते हो, या भूटान जो सबसे इकोनॉमी में गरीब है उससे आते हो। ये जीन किसी चीज को नहीं पहचानता, ना आपकी जाति, ना आपका धर्म, ना आपका देश, ना आपका विदेश, आपकी कौन सी जाति, किसी चीज को नहीं पहचानता। इसको हड्डी बनाने के लिए एक ही चीज चाहिए, यदि मदर आपके कैल्शियम मैग्नीशियम और विटामिन डी लेगी तो हड्डियां बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ऐसे आप देखेंगे। अब यहाँ से स्किन का है, स्किन में आप देखेंगे जो जीन है वो ओमेगा होगा, और प्रोटीन पूरा आ रहा होगा तो स्किन बनेगी, क्योंकि उसके बिना वो स्किन बना ही नहीं सकता। यदि वो तो मदर के बॉडी से निकाल लेता है जो रिजर्व होता है, यदि मदर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ना ले। तो इस थ्योरी को, जो जीन और न्यूट्रिशन का जो कॉम्बिनेशन है, जो एक दूसरे का रिलेशन है, कि वो उसके बिना काम नहीं कर सकता, इसको हम न्यूट्रीजेनोमिक साइंस बोलते हैं। अब न्यूट्रीजेनोमिक साइंस जो है वो आगे जाके आप पूरा एक शरीर बना लेते हो। और कई बार आपने देखा होगा कि हमारे आज के टाइम पे
बच्चे बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट लेके पैदा होते हैं। वो बाय बर्थ डिफेक्ट क्या होता है, जिसको हम हेरिडिटरी बीमारी बोलते हैं, वो हेरिडिटरी बीमारी जीन से ही रिलेटेड होती है, कि कोई जीन में डिफेक्ट होता है, कोई जीन काम करना बंद किया होगा, या किसी जीन ने अपना काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ लिया होगा। तो वो डिसऑर्डर पैदा करेगा। जैसे सपोज करें विटामिन ए नहीं खिलाया जाए मदर की डाइट से, और मदर की बॉडी से विटामिन ए बिल्कुल गायब कर दिया जाए, जो कि एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्टों ने, तो देखा गया जो बच्चे पैदा हुए वो बिना आंखों के पैदा हुए, क्योंकि रेटिना जो था और आंखें बनाने का काम विटामिन ए का था, वो जीन को ओपन करने का, उसके लेटर को ओपन करने का विटामिन ए का काम था। वो विटामिन ए नहीं आया तो वो आंखें नहीं बनी, क्योंकि विटामिन ए ने उसको जीन को एक्टिवेट करना था। अब उसी पेरेंट्स को अगली बार कंसीव करने से पहले पूरी विटामिन ए दिया गया, तो अगली जनरेशन आंखों के साथ पैदा हुई। इससे ये साइंटिस्टों ने सिद्ध किया कि न्यूट्रिशन ही है जो हमारे ऑर्गन्स को बनाता है। यदि ये कम जाएगा तो दिक्कत आएगी। जैसे आज के टाइम पे आयरन, फोलिक एसिड की कमी, कैल्शियम की कमी, और आप ओमेगा और फैट सोल्युबल विटामिन मदर ना खाना, और एंटीऑक्सीडेंट डाइट ना लेना, और बहुत सारे टॉक्सिन्स को ले लेना, तो आज बच्चे की इम्यूनिटी, अस्थमेटिक कंडीशन, आंखों पे चढ़ा हुआ चश्मा, ऑटिज्म के शिकार बच्चे, हर 12 में से हर 30 में से अमेरिका में एक बच्चा ऑटिज्म का पैदा हो रहा है। और जो कि इसके साथ साथ आप देखेंगे इंडिया में ये डाटा, मैं थोड़ा सा इसको कोरिलेट इसलिए नहीं करता, इंडिया में डाटा को नष्ट भी कर दिया जाता है कई बार। तो वहां पे, यहाँ पे 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। पहले ये ना के बराबर था। आज से 40 साल पहले ऑटिज्म हम सुनते ही नहीं थे। आज ऑटिज्म इतनी बढ़ गई है जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन है, नर्वस सिस्टम पे रिकवरी नहीं है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है। तो ये सारी चीजें कहाँ रही, ये कहीं ना कहीं हमारे जीन के बिहेवियर को चेंज करती हैं। जैसे भी जीन का बिहेवियर चेंज होगा, वो अलग अलग काम करना स्टार्ट करेगा। तो जितना भी हड्डी है, स्किन है, बाल है, सब कुछ है, ये बच्चे के लेवल तक इसमें सारे के सारे न्यूट्रिशन मदर से जाते हैं, तभी जाके। आप मुझे बताओ, यदि ये मदर मेडिसिन खाना स्टार्ट करे, आपने सुना होगा प्रेगनेंसी में मेडिसिन मना की जाती है। सारे लोग इससे वाकिफ होंगे, जो आज पेरेंट्स है, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को मेडिसिन मना की जाती है। इसका मतलब क्या है, कि वो किलिंग हो सकती है बच्चे के लिए। तो मेडिसिन से तो ये शरीर नहीं बना है, ये किससे बना है, नेचर से बना है, फूड से बना है, हवा पानी से बना, खाने से बना है। सो ऐसे करके हमारे जीवन आज जो हम 50 केजी, 100 केजी, 80 केजी के जो बैठे हैं स्क्रीन पे, ये सारे कहाँ से बने हैं, इस जाइगोट से बने। और इस जाइगोट के पास जीन था, और जीन को जब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तब तक इसने ये सारी चीजें नहीं बनाई, जो कि मदर के उससे आई है, डाइट से आई है, बॉडी से आई है। अब देखिए सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, बेबी प्लान हो रहा है, और मैं तो बड़ा लक्की फील करता हूँ, और आप भी मेरी एज वाले लक्की फील करेंगे। हम प्लानिंग से नहीं हुए, हम डिजाइनिंग से हुए, हम डिजाइंड हैं। हमारी मदर फादर को किस टाइम पे शादियां होती थी, वो भी एक पार्ट ऑफ डिजाइनिंग था। किस टाइम पे शादियां नहीं होती थी, वो धर्म के साथ, वो कुंडलियों के साथ जोड़ दिया जाता था। बट दिस इज द फर्स्ट प्लानिंग ऑफ डिजाइनिंग। डिजाइनिंग, दूसरी डिजाइनिंग थी कि जो अपनी कम्युनिटी में लोग शादी करते थे, कि जिसके कारण जो गोत्र वोत्र छोड़ने का जो था 3 पीढ़ियों को, या उस तरीके से आप इसको थोड़ा साइंटिफिक लेना, उस तरीके से मत लेना इंडिया में जाति पाति, और मैं उस पे नहीं बोलना चाहता। बट अल्टीमेटली क्या था कि मम्मी का जो सरनेम था, या जो दादा दादी का जो सरनेम था, उसको छोड़ दिया जाता था, कि उसमें उसमें शादी नहीं होगी। वो रीजन क्या था, वो रीजन यही था कि वहाँ डिजाइन करना था, कि जीन वीक ना हो जाए, एक ही ट्रेट में शादी करना है। तो वहाँ डिजाइन होता था। वी आर प्लानिंग, आज प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग हर बार सही नहीं होती, फेल होती है। तो वो डिजाइनिंग थी, शादी का टाइम, वो मिलाना, वो कम्युनिटी का किसका गोत्र छोड़ना है। उसके बाद प्री प्रेगनेंसी एक कपल को अलग डाइट दी जाती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 3 ट्राइमेस्टर में एक तरीके से डेवलपमेंट था। पहले 3 महीने अलग डाइट थी, अगले 3 महीने अलग डाइट थी, और लास्ट के 3 महीने अलग डाइट थी। अब उसके बाद अलग चीज थी, जैसे ही डिलीवरी हो जाती थी, उसके बाद
मदर के लिए अलग डाइट थी कि बच्चे को दूध पिलाना, फीड करवाना है। अब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, किसी ने मेडिसिन नहीं खिलाया होगा। पहली मेडिसिन कौन सी थी? पहली वो मदर का मिल्क था। और कोई भी जानवर हो, कुछ भी आप देखेंगे, जितने भी मैमल्स हैं, उनमें सबसे पहली डाइट उसके मदर का मिल्क होता है और कोई मेडिसिन नहीं होती है। सो हम फूड को ही मेडिसिन माने, ना कि मेडिसिन को हम फूड माने। सो अल्टीमेटली आप देखें कि आज जो हम इतने स्ट्रोंगली जो बात कर पा रहे हैं, ये हम डिजाइनिंग से पैदा हुए जनरेशन है, और अगली जनरेशन प्लानिंग से हो रही है। तो प्लानिंग में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। और यदि यंगस्टर सुन रहे हैं या प्लानिंग की सोच रहे हैं, प्लानिंग नहीं, डिजाइन कीजिए बच्चों को। डिजाइन करोगे तो वो आने वाले एआई युग में भी फाइट कर पाएंगे। वो अपने जीन को ब्लस होते हुए देखेंगे, स्ट्रोंगली इस इकोसिस्टम से लड़ पाएंगे, आने वाले जमाने से स्ट्रोंगली एक तरीके से सक्सेसफुली पेश हो पाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन। देखिए, फूड एज ए मेडिसिन और एवरीडे पे ही आपको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि ये नहीं लोगे तो दूसरी मेडिसिन अपने आप जबरदस्ती आपके घर में आ जाएगी, और ऐसे आदमी से आएगी जो पैसे भी लेगा, और वो आपकी फैमिली का मेंबर बन के रह जाएगा, बिना आपके मजहब से, बिना आपकी जाति से। हो सकता है वो किसी और जाति से हो, पर वो आपकी फैमिली का ऐसा मेंबर बनेगा जिसकी बात काटना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर को भी हड्डियां कैल्शियम विटामिन डी ने ही बनाई है, एंटीबायोटिक से डॉक्टर की हड्डियां कैल्शियम से ही बनी है, एंटीबायोटिक से नहीं बनी है। हर कोई आदमी का बेसिक न्यूट्रिशन उसी से ही होता है। और आप यदि आप फार्मा काइनेटिक्स में देखेंगे, मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को देखेंगे, उनकी जिंदगी में कोरिकुलम में न्यूट्रिशन ना के बराबर ही पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। अल्टीमेटली उनको सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए फार्मा काइनेटिक्स में ड्रग्स कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं, कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं। सो वो उनका काम अलग था, बट उनके काम आज हम ऐसे कामों के साथ काम एड ऑन कर लिया है कि हम जो सिम्टम्स आ रहे हैं डेफिशिएंसी के कारण, उनको हम बीमारी मान के उनके पास जा रहे हैं जिनके पास उनका इलाज नहीं है। बट इमरजेंसी में उनके जैसा भगवान का दूसरा रूप वो भी नहीं है। हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो हमारी इस टाइम पे भी मदद कर रहे हैं जिस टाइम पे हम अपनी गलतियों के कारण, कोई इन्फेक्शन नहीं था, अब डायबिटीज का कोई वायरस नहीं है, नींद ना आने का कोई वायरस नहीं है, ना मिलेगा। सो अल्टीमेटली हम उसके पास जा रहे हैं जिसके पास इसकी हिस्ट्री कोई नहीं है, इन चीज़ों को कोप अप करने की हिस्ट्री कुछ नहीं है, ना उसके पास इतना काउंसलिंग का टाइम है कि आपके न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज कर पाए। सो फूड एज ए मेडिसिन, उसको मेडिसिन का दर्जा ही दीजिए और इसी से डेली रिकवरी करने की कोशिश कीजिए। फूड के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। एक होता है बड़े वाला भाग जिसको मैक्रो न्यूट्रिशन बोलते हैं, एक होता है माइक्रो। अब ये मैक्रो वाला जो पोर्शन होता है, ये तीन हिस्सों में बटा होता है। एक होता है कार्ब, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, एक होता है फैट, और एक होता है हमारा प्रोटीन। अक्सर हमने क्या कर लिया है, जितने भी आप पैक्ड फूड देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे, जितनी भी इंडस्ट्री आपको दिखती है फास्ट फूड वाली या कमर्शियल प्रोडक्ट वाली, वो इसके इसके कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं, इस पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं, इस पे ध्यान दिया ही नहीं जाता है। अब इसके साथ साल्ट और इसी के साथ ही फ्लेवर वाली फैट मिला के एक टेम्पटेटिंग बना दिया जाता है। और ये जो कार्ब है, ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का। एक गुड कार्ब बोलते हैं, एक बैड कार्ब होते हैं। बैड और गुड में आप आंखों से देख के पहचान नहीं पाएंगे। गुड का मतलब है जो शरीर में, पेट में जाके, डाइजेशन में जाके, जब ये डाइजेशन ट्रैक में जा रहा है तो ये जितना स्लो पचेगा उतना ही स्लो ये ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ा पाएगा। ब्लड का ग्लूकोज जितना स्लो स्लो बढ़ेगा, उतना बॉडी को टाइम होगा उसको यूटिलाइज करने का, कि ये बॉडी में डिपॉजिट ना हो। सो इसलिए इसको हम गुड फैट बोल देते हैं, जिसका सॉरी गुड कार्ब बोल देते हैं, जो जो कि वोल ग्रेन जो होते हैं, वोल ग्रेन जो खाता है मल्टीपल ग्रेन में, या हम बात करें मल्टीपल ग्रेन के बाद सैलेड है, आपके सब्जियां हैं, स्प्राउट्स हैं, ये इस चीज में मिलेगा। पर जो बैड वाला है वो ऐसा है कि खाते ही पचे, जैसे चीनी से बनी हुई चीज खाते ही ब्लड ग्लूकोज को एकदम से बढ़ाएंगी। ब्लड ग्लूकोज जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही पेनक्रियाज को आदेश देगा आपका बॉडी का सिस्टम कि इंसुलिन बना, क्योंकि ग्लूकोज को किसने सेल में पहुंचाना है, इंसुलिन ने।
वो इंसुलिन एकदम से बनाएगा, एकदम से बनाएगा तो बॉडी एकदम से डाइजेस्ट कर नहीं पाती है। तो कुछ चीज एक तो एक्स्ट्रा इंसुलिन ऐसे ही घूमता रहता है, दूसरा वो कन्वर्ट कर देता है फैट में, लीवर के लेवल पे ग्लाइकोजन बनने के बाद वो कन्वर्टेड फैट में जाना स्टार्ट होता है। तो ये गुड और बैड क्या था, उसी गेहूं से बना हुआ मैदा बैड हो जाता है क्योंकि आपने फाइबर निकाल दिया जो एकदम से स्लो डाइजेस्ट करवाने में हेल्प कर रहा था। सो यहाँ पे आप देखें कि वो जो चीज़ें हैं, अनप्रोसेस्ड जो चीज़ें हैं, वो हमेशा ही गुड कार्ब में होती हैं। और जो अब कुछ लोग कहते हैं जी बनाना खाने से शुगर बढ़ जाएगा, बनाना खाने से शुगर नहीं होता है, बट पोर्शन साइज आपको मेंटेन रखना चाहिए क्योंकि उसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं जो आपको चाहिए, पोटेशियम भी था, मैग्नीशियम भी था। सो ऐसे में पोर्शन साइज कम करके आप यूटिलाइज करें तो वो ज़्यादा शुगर पे इम्पैक्ट नहीं डालता। शुगर शुगर पे इम्पैक्ट डालेगा ये वाला, इसको बोलते हैं हाई जीआई। आजकल एक वर्ड चलता है हाई जीआई फूड। जीआई का मतलब समझते हैं, ग्लाइसिमिक इंडेक्स। इसका मतलब है कि खाना पेट में जाने के बाद कितना जल्दी ग्लूकोज को लेवल को बढ़ा देगा। जो जल्दी बढ़ा देता है, फास्ट बढ़ा देता है, उसको हाई जीआई बोल देते हैं। और जो स्लो स्लो बढ़ाता है, ग्लूकोज को रिलीज स्लो स्लो करवाता है, उसको लो जीआई बोल देते हैं। हाई जीआई वाले हमेशा खतरनाक हैं, जिनको हम बैड कार्ब बोल रहे हैं। और गुड जो लो जीआई वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गुड कार्ब बोलते हैं। जैसे आपका मील रिप्लेसमेंट पे लो जीआई लिखा है, लो जीआई का मतलब उसमें कार्ब कम है, वो बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को स्लो स्लो बढ़ने देगा, और प्रोटीन और फैट और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल कर सकता है। इस तरीके से वेट मैनेजमेंट में और डायबिटिक मैनेजमेंट में वो कस्टमाइज डाइट के रूप में लोग यूटिलाइज करते हैं। ये था कार्ब का। अब ये यदि आपने गुड कार्ब जैसे स्प्राउट्स है, आपने किसी चने को, मूंग को आपने स्प्राउटेड कर लिया, आपने अंकुरित कर लिया, अब उसको फ्राई कर दें तो क्या होगा, उसमें जो स्प्राउट में एंजाइम बना था जो डाइजेशन में हेल्प कर सकता था, एंटीऑक्सीडेंट बना था जो क्या कर सकता था, जो आपकी हेल्प कर सकता था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने को। और अगला क्या था, वो फाइबर। वो तीनों चीजें वो फ्राई करने से खत्म हो जाती हैं, जिसके कारण ओनली उसमें कैलोरी बच गई, और एकदम से वो फिर वो कौन सा बना दिया आपने फ्राई करके, हाई जीआई बना दिया। नहीं तो क्या हो गया था, अभी जैसे सपोज करें ये आपका अ, ये आपका चना था, ये आपने अंकुरित कर दिया, ये बन गया स्प्राउट। अब ये अंकुरित कैसे हुआ, इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च था, कार्ब था, इसको स्टार्च भी बोल देते हैं, ये स्टार्च चेंज हो गया किसमें, फाइबर में चेंज हो गया। यानी कि आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स घटा दिया, जीआई घटा दिया, तो वो गुड और ज्यादा गुड कार्ब की कंडीशन में चला गया, फाइबर बढ़ा दिया, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा दिया, और आपने बढ़ा दिया उसमें क्या, उसमें बढ़ा दिया वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, उसमें जीवन डाल दिया। एक अंकुरित हो गया तो जीवन डाल दिया, और जीवन डाल दिया तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन को बचाने वाली है, तभी तो वो अंकुरित होकर आप बाहर निकला। आप खाएंगे तो आपके जीवन को भी बेटर करेंगी। तो इसलिए अंकुरित भोजन हमेशा ही बेटर रहता है एज कंपेयर टू, जैसे दूध से ज्यादा अच्छी दही रहती है, बिकॉज वो फर्मेंटेड है, आपने उसको उसका डाइजेशन इजी कर दिया, जिसके जिसके कारण आपके लीवर को, पेनक्रियाज को ज्यादा काम ना करना पड़े। वो आपके रात को जो आपने दूसरी दही डाल के उसको इनक्यूबेट किया है, तो वो रात को डाइजेस्ट कर दिया बैक्टीरिया ने, दही बन गया, छाछ बन गया, राइट। तो ऐसे में ये यहाँ तक कि प्रोसेसिंग जो थी, वो पहले के लोग यही प्रोसेसिंग करते थे, फर्मेंटेशन है, स्प्राउटिंग है, सीजनल चीजें हैं, ये उनका एक काम खाने का तरीका था। अभी क्या है, फिर उसके बाद आता फैट। फैट के भी दो हिस्से होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड भी आपको चाहिए और अनसैचुरेटेड भी चाहिए। अनसैचुरेटेड होता है जो ओमेगा होता है, इनका रेशो होना चाहिए। अब अकेला ऐसा नहीं है कि ओमेगा ओमेगा खाना है, बट लेडीज एंड जेंटलमैन जब इसको फ्राई कर देते हो तो क्या होता है, ये ओमेगा वाला पोर्शन खत्म हो जाता है और ये सारा सैचुरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सैचुरेट में कन्वर्ट होगा तो वो अनबैलेंस हो गया, उसका मेडिसिनल वैल्यू खत्म हो गया। जैसे आपने कार्ब को फ्राई कर दिया, मैदा बना दिया, तो उसका मेडिसिनल वैल्यू खत्म हो गया। ऐसे ही ओमेगा खत्म हो जाता है फैट को फ्राई करने, फैट को यदि फ्राई कर दे। तो पहले के लोग क्या करते थे, घी खाते थे तो चपाती पे लगा के सब्जी में ऊपर डाल के। आज भी लोग घी खा रहे हैं, पर कहाँ पे, सब्जी में फ्राई करके, सब्जी में डाल तो रहे पर फ्राई करके डाल रहे हैं। तो ऐसे में उसका जो जेन्युइन ओमेगा था या फैटी एसिड प्रोफाइल था, वो
इक्वलाइज था, वो बैलेंस था। इसलिए पहले के लोगों को घी खाने से भी हार्ट अटैक नहीं आता था। आज के टाइम पे लोगों को क्या है, लोग घी को अवॉइड करें, घी को अवॉइड नहीं करना, फ्राई को अवॉइड करना है। कोई भी डॉक्टर आपको ये बोलता है कि घी खाने से हार्ट अटैक होता है, तो ये याद रखना कि वो आपको गुमराह कर रहा है। उनसे पूछेंगे ऐसी कोई रिपोर्ट है कि आपके पास, जो आप हम पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि हम इतने परेशान होते हैं, वो डर डर जाते हैं। घी खाने से कभी भी आपको ये परेशानी नहीं आएगी यदि आप डेली 2 से 4 चम्मच घी खाते हैं। उसमें फैट सोल्युबल विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ओमेगा है और अच्छी फैट है उसमें। वो आप आराम से खा सकते हो। बट यदि आप उसको फ्राई करके खाएंगे, डेफिनेटली डॉक्टर बताए या ना बताए फिर भी आपके वो खून की नलियों में रुकावट पैदा करेगा, वो आपको इन्फ्लामेशन करेगा बॉडी में, कहीं ना कहीं आपके हार्ट की प्रॉब्लम का रीजन बनेगा। तो इस तरीके से हम नेचर को नेचर के साथ ही जोड़ के रखें, तो हम बेटर तरीके से डील कर सकते हैं, अपने उसके मेडिसिनल वैल्यू को बचा के रख सकते हैं। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन को यदि आपने फ्राई कर लिया, वो भी इनडाइजेस्टेबल हो गया, अमाइनो एसिड खत्म होने की कगार पे आ गए, तो जो प्रोसेसिंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, वही हमारे लिए टॉक्सिक है। तो इसलिए फ्राई से बचें, बॉइलिंग की तरफ जाएं, नेचर की तरफ जाएं। और जो पहले की तरीके थे फर्मेंट करने के या स्प्राउटिंग करने के, आज भी आप क्या कर सकते हो, गेहूं है, बाजरा है, मल्टीग्रेन को थोड़ा थोड़ा 2 दिन पहले भिगोया, मिक्सी में उसको स्प्राउटिंग के बाद उसको पूरा का पूरा ग्राइंड कर लिया, वो आटा बन गया। उसी से ही आप चपाती बनवा सकते हो एक मिक्स ग्रेन की, आपको चक्की का आटे आटे की जरूरत ही नहीं है। तो वो आपका मिक्सी में, जब आपका स्प्राउट हो गया तो मिक्सी में वो आटा ही बन गया। तो एक तरीके से वो भी प्लान किया जा सकता है। अब आता है माइक्रो। माइक्रो क्या है, ये होते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये देखने में छोटे होते हैं, सुनने में छोटे हैं, अमाउंट बहुत छोटे में माइक्रोग्राम में चाहिए, एमजी में चाहिए। जो ये ग्राम में चाहिए था, ये एमजी में चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए। बट इनके बिना, जैसे ईंटों को सीमेंट और सरिये के बिना नहीं जचा के रख सकते बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, ऐसे ही पूरा शरीर को बिल्डिंग मान लिया जाए, तो हमारी सेल जो ईंट है, उनको हम इनके बिना सीमेंटेड नहीं कर सकते, स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। इनकी कमी होगी तो हमारी बिल्डिंग हिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो बहुत छोटी चीज है। सो इसको, इनकी स्पेशल भूख नहीं लगती है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है इनके साथ, इनकी भूख नहीं लगेगी। क्या कभी आपने सुबह सुबह उठ के सोचा है आपके, मुझे कैल्शियम की भूख लगी है, कैल्शियम खा लूं? क्या कभी आपको ये फीलिंग आई है कि मुझे आयरन की भूख लगी है, आयरन खा लूं? नहीं। इनके सिग्नल आते हैं बॉडी में, जब इनकी कमी होगी तो सिग्नल देती है बॉडी। सिग्नल की नहीं सुनेंगे, सिग्नल को तोड़ेंगे तो सिम्टम्स, एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि कोई बीमारी का रूप ले लेते हैं। अब बीमारी को के सिम्टम्स को देखते ही आप भागते हैं, जहाँ पे उसके बारे में मैं बात करूंगा, और वो आपको क्या देता है और क्या आपको लेना चाहिए था, ये सारी बातें करेंगे। तो ये, इसको बोलते हैं हिडन हंगर। हिडन हंगर, छुपी हुई भूख, हिडन हंगर। इनकी स्पेशल भूख नहीं लगेगी, ना कैल्शियम की, ना विटामिन की, ना मिनरल्स की, ना एंटीऑक्सीडेंट की स्पेशल भूख नहीं लगेगी। पर ये छुपी हुई भूख है। जैसे आप जितने भी फास्ट फूड होते हैं, उसमें ये बैड वाले कार्ब होते हैं, बैड वाले फैट होते हैं, जो आपको कैलोरी तो दे देते हैं, कैलोरी तो दे रहे हैं, बट ये चीजें नहीं दे पा रहे, जिसके कारण आपकी क्रेविंग मिटी है। वो जो अंदर से वो आ रही थी ना, जो टेम्पटेटिंग, मुंह में पानी आ रहा था, वो आपका बस वहां तक गया। पर बॉडी के पास तो स्टिल बॉडी रो रही है कि मेरे पास तो मिला ही नहीं, मेरे पास सीमेंट नहीं है, मेरे पास कंक्रीट नहीं है, मेरे पास सरिया नहीं है, मैं कैसे बॉडी इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी दे पाऊंगी? तो बस आप ओनली आपने अपनी प्यास को, जो वो टेम्पटेटिंग वो थी, उसको कवर अप करने के लिए आपने वो फूड खाया है। सो ये माइक्रो मैक्रो फूड के पार्ट थे, और हमारी प्रोसेसिंग इनमें से इनको अनबैलेंस कर देती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, देखिए। अब क्या है, आप यदि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, आप जब न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, अब न्यूट्रिशन कहाँ से खत्म हो रहा है कि आपने जो फूड को उगाया, तो उसको केमिकल से उगा लिया, यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया। देखो, पेस्टिसाइड का ये लास्ट का अक्षर है ना, सुसाइड के साथ मिलता है। पेस्टिसाइड, सुसाइड, पेस्टिसाइड, सुसाइड, दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना। है भी ये भाई भाई, पर आपको लगते नहीं होंगे।
क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं खा रहे उसको। यूरिया एंड डीएपी, आप मुझे बताओ, मैं अभी 1 चम्मच यूरिया आपकी प्लेट में सैलेड के साथ रख देता हूँ, आप खा पाएंगे क्या? बहुत सारे लोग करेंगे सर कैसी मजाक कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो या डरा रहे हो? मैं डरा नहीं रहा, आपको विजिल कर रहा हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ। जिस पौधे को, जिस गेहूं को, चावल को कल आपने खाना था, उसको क्यों खिला रहे जो आप नहीं खा सकते? वो धीरे धीरे आपके शरीर में आना ही है, डायरेक्ट डायरेक्ट खाएं या इनडायरेक्ट खाएं, वो आपके शरीर में आ रहा है। पेस्टिसाइड आपके अंदर के बैक्टीरिया को, जो हेल्दी वाले उनको उसको उनको मार रहा है, जैसे आपके फूड में आ रहा है माइक्रो लेवल पे। तो केमिकल बढ़ा के फिर हम प्रोसेस में दिक्कत कर रहे हैं। बॉयलिंग क्या था और आपका फ्राई क्या था? बॉयलिंग जो है हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन का मतलब पानी अंदर डालना। फ्राइंग क्या है? डिहाइड्रेशन, पानी बाहर निकालना। चना फूल के मोटा हो जाएगा, पानी पी जाएगा। चना फ्राई कर दे तो सूख जाएगा, क्योंकि आपने फ्राई कर दिया उसको। चिप्स बना दिया आलू का तो वो बिल्कुल क्रिस्पी हो गया, तो ये पानी बाहर निकल गया। आपकी बॉडी में पानी कितना? 70%। हर धरती पे कितना पानी? 70 से 72%। यानी कि धरती और हमारा पानी सेम सेम है। यानी कि हम जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए 70% पानी चाहिए, इसलिए धरती के साथ पंचतत्व हमारे मिलते हैं। तो अल्टीमेटली 70 से आपका मात्र 67 हो जाए, एक 70 किलो आदमी का 2 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो उसको इतनी प्यास लगी कि बिना पानी के रह नहीं सकता। और ये 70 से 67 से वापस से 65 हो जाए तो इसको डिहाइड्रेशन, यहाँ से आप यहाँ से डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाए, यहाँ आपकी डिहाइड्रेशन पीक पे चली जाएगी, यहाँ नहीं मिला तो डेथ हो सकती है। जस्ट 5% पानी कम करते आप मर सकते हैं। आपको फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना। कितना? जस्ट 5%। अब ये खाना जो फ्राई किया है उसका कितना पानी उड़ाया आपने, इसका मतलब है आप 20 से 30% उसका पानी उड़ा देते हो। तभी तो वो क्रिस्पी हुआ है, अकड़ जाता है। आदमी मरने के बाद अकड़ा है, जिंदा अकड़ता है। तो ध्यान दीजिए, आपने ना वो आपका जो खाना अकड़ा वो मार दिया है। और मरा हुआ खाना जो आपने खाया है वो आपको जिंदा लंबा टाइम नहीं रखेगा, आपके लीवर को। अभी क्या है ना, आज के टाइम पे ये भी बड़ा आज के टाइम पे ये चल रहा है कितना पानी पीना चाहिए। पहले के लोग पानी प्लान नहीं करते थे। आपने सुना था पहले कितना लीटर पानी पीना है? भाई साहब, कोई भी डिहाइड्रेटिंग वाली चीज खाते ही नहीं थे, सारी चीजों में पानी था। वाइल्ड चीजों में पानी था, उनके जनरल डाइट में सारी चीजों में पानी था, उनको एक्स्ट्रा पीने की जरूरत ही नहीं थी। आज आपका खाना ही प्यासा है, जो आप खा रहे हो वो प्यासा है, अंदर जाएगा, आपके पानी को पी जाएगा, आपके को पिएगा तो आपको प्यास लगेगी, आपको प्यास लगेगी। उस खाने में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपकी सेल तक पानी नहीं पहुंचा पाएंगी। तो अब लीवर कितने दिन बिना पानी काम करेगा? पेनक्रियाज कितने दिन आप उस खाने को पचाने के लिए हेल्प करेगा? तो अल्टीमेटली क्या है, प्यासे खाने को बाहर से पानी पिला के शांत नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से पिलाओगे तो एंजाइम डाइल्यूट हो जाएंगे, वो अच्छे से फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। यही तो बताया थे, खाने के बाद पानी नहीं पीते। अब खाने का पानी उड़ाया हुआ तो मांगेगा, अब मांगेगा तो आपके एंजाइम डाइल्यूट होंगे, आपका लीवर का और पेनक्रियाज का जो अग्नि थी अंदर की वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारा सिस्टम हमने चेंज किया है, तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हमें चेंज वापस लाना पड़ेगा। जिस जिस खाने में पानी, जो खाना खाना प्यासा है, जिसमें पानी कम है, याद रखना, वो आपको अंदर से सुखा देगा। तो अल्टीमेटली वैसा खाना खाएं जिसमें पानी है, जो जिंदा है, जो नेचुरल है, जो अनप्रोसेस्ड है। सो यहाँ से प्रोसेसिंग से हमने गलत इसको, फैट को बैड फैट में चेंज कर दिया, कार्ब को बैड बैड में चेंज कर दिया, प्रोटीन को अनडाइजेस्टेबल बना दिया। तो अल्टीमेटली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट को खत्म कर दिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को खत्म कर दिया, और अंदर के बैक्टीरिया को मार दिया। तो क्या छोड़ा हमने? ओनली कैलोरी छोड़ी है। तो ये क्या लेके जाएगा, ये आपकी बॉडी में सिग्नल देगा पहले। ये एकदम से बीमार नहीं होता आदमी। अब ये सिग्नल को क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। जैसे होता है ना, दिल्ली में रेड लाइट कोई नहीं देख रहा तो जंप कर देता हूँ। अब कैमरे लगा दिए तो वो अब लोग ये देखते हैं कि कैमरे लगे हैं तो रुक जाता हूँ क्योंकि घर चालान पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही हम भी सिग्नल को क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा। कॉन्स्टिपेशन सिग्नल है या नहीं है? आपका यदि बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, हफ्ते में एक दिन बीपी डाउन जा रहा है, एक दिन अप जा रहा है, तो क्या सिग्नल है? यदि आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन वोमिटिंग आने को है, हाई एसिडिटी बन रही है, पेट खाते ही फूलना स्टार्ट हो रहा है,
आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, सुबह उठते हो तो पूरी बॉडी टाइट रहती है, लो एनर्जी है, बार बार में इन्फेक्शन हो जा रहा है, सीजन चेंज होते ही आपको इन्फेक्शन होता है, ये क्या है? ये सिग्नल है, कोई ना कोई सिग्नल है। तो तोड़ने की कोशिश ना कीजिए, सिग्नल को पहचानिए। बॉडी आवाज दे रही है, उसके पास ये वाली जीभ टंग नहीं है, वो आवाज दे रही है आपको। आप उसकी आवाज सुनिए और उस आवाज को, जो उसकी डिमांड है, उस डिमांड को पूरी कीजिए। वो नेचुरल डिमांड है। हम उसको पूरा किए बिना क्या करते हैं, सिग्नल को तोड़ देते हैं। सिग्नल के बाद एक्सीडेंट होता है, सामने वाले से भी कोई आ रहा है तो टकरा गया। तो यानी कि ये बन गया बीमारी, जिसको हम डिसऑर्डर बोल रहे हैं या डिजीज बोल रहे हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको यहाँ पे जैसे ही आपने सिग्नल को पहचाना नहीं, आपने डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने दिया, तो ये डिसऑर्डर जो होता है ये 3 फेज में चलता है। फर्स्ट स्टेज जो है इसकी, ये सिग्नल की थी। अब सिग्नल पे जाके यदि आपने डॉक्टर के पास भी चले गए या किसी टेस्ट भी करवा लिया, तो आपको ज्यादा गड़बड़ नहीं मिलेगी। टेस्ट में कोई ज्यादा गड़बड़ाहट दिखेगी नहीं, नॉर्मल के आसपास मिलेगा, वो हल्का फुल्का बॉर्डर लाइन पे मिलेगी कोई भी चीज। अब बॉर्डर लाइन पे होती है तो हम मस्ती से आते हैं कि बोलते हैं कि कुछ कुछ नहीं, हल्का सा ही है। अल्टीमेटली क्या है, वो एक सिग्नल टूटा है, 2 बार टूटा है, किसी न किसी दिन टकराओगे। तो ये यहाँ पे मेजर नहीं हो रही है बीमारी, यहाँ पे टेस्ट में कोई ज्यादा वो आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे बीमारी के। बट ये बीमारी का इनविटेशन, शादी का कार्ड है। शादी 10 दिन के बाद है, जाना। वो कार्ड दे के चली गई है बीमारी आपको। तो इस कार्ड पे आपने जाना या नहीं जाना, वो आपने देखना है। सो अल्टीमेटली सिग्नल से सिम्टम्स की तरफ हम बढ़ जाते हैं, सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम सेकंड स्टेज बोल रहे हैं। अब ये जो सेकंड स्टेज है, यहाँ आता है एक ऐसा मेंबर जो हमारा फैमिली का बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं फैमिली डॉक्टर। आजकल बड़ा बोल रहे हैं फैमिली डॉक्टर है, मतलब कैसा वर्ड है ना, चाहता कोई नहीं है इसको, फिर भी बोलता फैमिली डॉक्टर है। फैमिली डॉक्टर का मतलब है कि भाई ये फैमिली का हिस्सा बन गया है अब, और इसको आप बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो आज मेरे को आप खाना खिला दो घर पे, और अगली बार फिर आप पूरे को चाय भी ना पूछो। तो देखो ये ह्यूमन साइकी है, जल्दी से बाहर निकलने वाला ये इंसान आपकी जिंदगी से बाहर जाने वाला नहीं है। और ये मोस्ट रिस्पेक्टेबल है, और इससे हमने डरना भी पड़ता है। ये ह्यूमन साइकी है, क्योंकि इसको भगवान का रूप बताया जाता है, ये मरे हुए को बचाने की कोशिश करता है। मैं इस प्रोफेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं एक तरीके से आपको मजाक मजाक में कुछ सीरियस टॉपिक डिलीवर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपकी सपोज करें, अब सपोज करें आपके यहाँ से होठों के साइड से हल्का सा फटा हुआ था यहाँ कॉर्नर से, राइट? कई बार यहाँ से दिखता है ना फटा हुआ, वो क्या है? वो सिग्नल है, जिंक की डेफिशिएंसी है। अब अंदर अल्सर हो जाएगा, जिंक की डेफिशिएंसी हुई, वो भी नहीं भरेगा। कहीं पे चोट लग जाएगी, वो भी जल्दी से नहीं भरेगा। अब आपको लग रहा है कि मेरे हाथ पैर ठंडे ठंडे रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मेरा तो ना सुन हो जाता है, पैर सुन हो जाता है, हाथ सुन हो जाता है। वो क्या है? आयरन की, फोलिक की और विटामिन बी 12 की उसकी कमी है। अब आप किसी का बहुत सारा जैसे माथे से और सिर से ही पसीना आता हो, जिसका फोरहेड पे और सिर पे ज्यादा पसीना, तो सीधा मतलब है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब आप पसीना रोकने की बीमारी, अब दवाई लेंगे या विटामिन डी लेंगे? इलाज बताओ मुझे। अब आपको सपोज करें किसी को बीपी चेंज हो जा रहा है, हफ्ते 10 दिन में ऊपर नीचे बीपी हो रहा है, तो सीधा मैग्नीशियम की कमी है। माइग्रेन हो रहा है तो सीधा किसकी कमी है? आपका इलेक्ट्रोलाइट की और मैग्नीशियम की कमी है। तो ऐसे में अब ये आदमी आपके जैसे ही सिम्टम्स सिम्टम्स किस में आएगा? पेन में आएगा, कोई डिसफंक्शनिंग में आएगा। तो ये क्या देगा? पेन किलर दे देगा भाई साहब, क्योंकि पेन में करा रहे थे तो भाई साहब के पास तो यही था और यही दे सकता है, ये तो हमारी हेल्प कर रहा है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में हम गए थे। इस उनके पास फिर क्या है? इन्फेक्शन आपको आपने बताया मुझे तो इन्फेक्शन है, ये है, वो है। तो पेन किलर और नेस्डेक आपको नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आपको थमा दी जाएंगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? एंटीबायोटिक है।
एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब क्या है, किसी के खिलाफ, बायोटिक का मतलब क्या, लाइफ के खिलाफ। जिस जो लाइफ के खिलाफ ही हो तो वो, आप क्या सोचते हैं इमरजेंसी में तो कुछ बैक्टीरिया वायरस से बचा लेगा, पर जर्नल आपको लगता है कि जो जीवन के खिलाफ है वो आप खा के लंबा जिएंगे, पॉसिबल नहीं है लेडीज एंड जेंटल्स। इमरजेंसी में मैं मानता हूँ कि इसके बिना हो सकता है कि आप ना भी आपको लेना पड़े, बट क्या आप पूरी जिंदगी एंटीबायोटिक लेंगे, पॉसिबल नहीं है। एक इनके पास आपको मिलेगा सुपरसेंट, किसी चीज को दबाने वाली चीज, जैसे एंटासिड, किसको दबाएंगी, एसिडिटी को दबाने की कोशिश करेंगे। एक बीपी, बीपी को दबाने की, थायराइड है, थायराइड को दबाने की, कुछ भी सिग्नल आ रहे हैं उनको दबाने के लिए ये होगा, क्योंकि इनके पास यही स्पेशलाइजेशन है। इनकी क्या गलती है, ये तो आपको उस टाइम पे मरहम पट्टी लगा देंगे आपको, पर क्या ये सही में ये इलाज था? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या यही इलाज है? क्या ये इलाज के लिए दे रहा है या किसी चीज को दबाने के लिए दे रहा है? ये दबाने के लिए दे रहा है, और दबते दबते एक दिन ब्लास्ट होगा किसी बड़ी बीमारी के रूप में, राइट? फिर ये बोलेगा डोज बढ़ानी पड़ेगी, फिर इसकी क्या बढ़ जाएगी, आज 50 mg की है, कल 70 mg की है, डोज बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, ठीक करने के बजाय, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, क्या ये सारी चीजें साइड इफेक्ट देती हैं? हो सकता है कि कुछ लोग कंफ्यूजन में हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारी चीजें क्या साइड इफेक्ट देती हैं? मैं तो बोलूंगा यस, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है, पेन किलर का साइड इफेक्ट है, स्टीरॉयड्स का साइड इफेक्ट है। जो चीजें दबाने वाली हैं, सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो बीमारी की कॉज रूट पे काम नहीं कर रहे, वो सारी की सारी क्या करेंगी, साइड इफेक्ट देंगी। अब साइड इफेक्ट देंगी तो इसका मतलब है, जो ये सेकंड स्टेज में आपको सिम्टम्स आ रहे थे, आपने ले लिए ये चीजें और लगातार ये लेते गए, तो क्या होगा, ये आपको तीसरी स्टेज में ले जाएंगे। किस स्टेज में ले जाएंगे, थर्ड स्टेज में। यदि यहाँ इसके पास नहीं जाते, किसके पास, डॉक्टर के पास नहीं जाते और कुछ भी नहीं करते, तो इमरजेंसी और भी बढ़ जाती, तो तीसरी स्टेज में आप जल्दी पहुंच सकते थे। ये आपको तीसरी स्टेज में तो ये भी आपको जाना ही है, बट ये आपके रास्ते को स्लो कर देगा, आपकी जर्नी को स्लो कर देते हैं ये, कि भाई साहब इतनी इमरजेंसी थी आपको, बस थोड़ा सा, आप ये स्पीड में जो गाड़ी चल रही थी, आपको 5वें गियर से पहले गियर में लगा देते हैं, पर आप पहले गियर में एक्सेलेरेटर पे उतना ही पैर दबाया हुआ है, तो क्या होगा, एवरेज खत्म। एवरेज खत्म का मतलब है कि इनके साइड इफेक्ट होने स्टार्ट होंगे, और इनकी डोज बढ़ती जाएगी, और आप थर्ड स्टेज में, वर्नेबल स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, अब भी हमें अपनी फैमिली का अपना ध्यान रखना चाहिए, कि हम जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को हमें, फूड को वापस से मेडिसिन मानना पड़ेगा, और उसको अप्रोप्रिएट डाइट में, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन में लेना पड़ेगा। तो हम सिग्नल आने से पहले ही अपने आप को बचा लेंगे। आ रहे हैं तो और ज़्यादा सजग सजग हो जाइए, कि एक्सरसाइज कर लूँ, थोड़ा मेडिटेशन कर लूँ, थोड़ा सा चहलकदमी ज़्यादा बढ़ा लूँ, और जो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊँ खाने के बारे में, यदि सिग्नल आने स्टार्ट हो गए हैं। यदि सिग्नल से सिम्टम्स आ गए हैं, और आपके पास फैमिली में कोई एक नया मेंबर ऐड ऑन हो गया, जिसने उसको 4 चीजें उसके पास थी वो दे दिए हैं, तो ये चारों चीजें आपकी गाड़ी को स्लो पहुंचाएंगी, पहुंचाएंगी थर्ड स्टेज में ही, लिख के ले लेना। कोई भी नहीं है कि आज तक किसी ने बीपी की दवाई छुड़वा दी हो, किसी ने आज तक नींद की गोलियां छुड़वा दी हो, किसी ने आज तक एंटा एसिड छुड़वा दिया हो, मुझे बताओ कि छुड़वा दिया हो तो। यस, कोई फैमिली डॉक्टर यदि न्यूट्रिशन को सही तरीके से जानता है, वो इनके साथ ऐड ऑन कर दे। किसके साथ, इन चीजों के साथ ऐड ऑन कर दे, कि अभी हफ्ते 10 दिन तक तो ये ले लीजिए, इसके बाद ये चीजें खाना स्टार्ट कीजिए, तो आपकी रिकवरी हो सकती है, वापस से आप सिम्टम से सिग्नल में पहुंच जाओगे, और लगातार खा लोगे तो आप वापस से नॉर्मल स्टेज में चले जाओगे। ये डेफिशिएंसी टू डिसऑर्डर की जर्नी थी, और आप कैसे उस जर्नी को भूलते हो, इग्नोर करते हो, इग्नोर करके सिम्टम्स में पहुंचते हो, और फिर सिम्टम्स में पहुंचने के बाद कैसे एक डॉक्टर आपकी लाइफ में एड ऑन होता है, वो आपको जो रिकमेंड करता है आप उसको सॉल्यूशन मानते हो, जो कि सॉल्यूशन नहीं है, वो दबाव है। वो आपका दबाव है, वो जो तीसरी स्टेज में आपके रास्ते को स्लो कर देता है जाने के लिए। तो अल्टीमेटली तीसरी स्टेज क्या है, इमरजेंसी की स्टेज है। इसके बाद तो बड़े वाला डी हमारी जिंदगी में आ जाता है, डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से डेथ। तो लेस
वापस से इसको प्रोसेस को हम बैक करते हैं, और सिग्नल और को पहचानिए, सिम्टम्स में होने से उसको रोकिए। और इसको हम अल्टीमेटली, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या सिग्नल किसकी कमी में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसको बाद में यूट्यूब पे भी जाके सुन सकते हो। आ, फटीग रहता है, लो एनर्जी रहती है, मतलब आपको लगता है यार जान ही नहीं बची है, मैं पता नहीं क्या शरीर में आ गया है। सुबह उठ के आपको अकड़न रहती है, लो एनर्जी है, हैंगओवर सा लगता है, चलने में परेशानी है। तो ऐसे में एकदम से सांसें फूलती हैं 4 सीढ़ियाँ चढ़ते ही। तो सिग्नल और सिम्टम्स क्या होते हैं? टायर्डनेस रहेगी, आप लो स्टेमिना हो जाएगा, आपको वीकनेस फील होगी, लो एनर्जी। उस तो डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? आयरन की डेफिशिएंसी। यदि आपको ज़्यादा ठंड लग रही है एक नॉर्मल आदमी से, तो आयरन तो पक्का कमी है। आपकी उंगलियां ठंडी, पैर ज़्यादा ठंडे रह रहे हैं, हाथ ऊपर का शरीर गर्म रह रहा है, तो पक्का आप मान के चलिए आयरन एंड फोलिक एसिड की कमी है आपकी बॉडी में। तो आयरन के बाद विटामिन B12 एंड विटामिन डी, इनकी डेफिशिएंसी होना। और विटामिन डी में तो आप ऊपर के हिस्से में ज़्यादा पसीना आएगा, माथे पे और सिर में ज़्यादा पसीना आए, मान लेना विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फोलेट की कमी है, राइट। फोलेट की कमी के कारण तो आप देखेंगे आपकी B12 और फोलेट दोनों कम हो जाए तो नर्वस सिस्टम में भी दिक्कत आ जाएगी, गजनी वाली प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से। आपका हाथ हिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो अल्जाइमर जैसी कंडीशन और पार्किंसम जैसी कंडीशन आती है, जो लाइक ट्रिमर्स आते हैं। तो ये इसका एक सिग्नल आ रहा है जिसकी डेफिशिएंसी है। सो यहाँ पे अगला जो वीक बोन एंड जॉइंट्स में आपको बोन फ्रेजिलिटी, जल्दी फ्रैक्चर होना, या बोन में आपको लगता है कि मुझे पेन रहता है, जॉइंट में पेन रहता है, तो पहली डेफिशिएंसी किस चीज़ की है? कैल्शियम की है, विटामिन डी की है, मैग्नीशियम की है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, ये मान के चलें। सो ये सिग्नल आएगा आपका इन 3 चीज़ों की डेफिशिएंसी से। आपको लगता है, और साथ में ओमेगा, मसल में क्रैम्प और वीकनेस रहती, तो सीधा 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 ये है, जैसे कहते हैं जी मेरे आंख फड़कती है, जैसे आंख पलके थ्रमलिंग करती है, मसल में क्रैम्प आ जाता चलते चलते। तो और स्पाजम रहता है मसल में, मस्कुलर पेन रहता है, कहीं पे मसल खिंच जाती है, फटीग रहता है, तो ऐसे में मैग्नीशियम है, और इसमें B12 है, और साथ में पोटासियम की कमी है। ये इन मिनरल की कमी में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ हमारा जो इम्यूनिटी है, बार बार में सर्दी जुकाम बुखार, सीजन चेंज होते ही जल्दी किसी से हाथ मिलाते ही, कोई इन्फेक्टेड आदमी से मिलते ही आपकी बॉडी में ये चीज़ें आती हैं, कोल्ड बार बार में आ रहा है, रिकवरी स्लो है आपकी, और आपको लगता है, तो विटामिन सी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के मेन है, और साथ में जिंक की डेफिशिएंसी उसमें देखने को मिलती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मूड डिसऑर्डर है, फोकस नहीं कर पाते, मूड स्विंग होता जा रहा है, तो ये सिम्टम्स इसके क्या होंगे? आपका मूड जो लो रहता है, आप नींद भी अच्छी नहीं आती, इरिटेबिलिटी रहती है, और फॉरगेटफुलनेस रहती है, हर बार कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, तो मान के चले ओमेगा है, और इसके साथ विटामिन डी है, B12 है, इनकी डेफिशिएंसी एंड फोलेट की डेफिशिएंसी के कारण ये चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अनीमिया तो सीधा पता लग जाता है, नाखून में ऐसे वो ब्रिटलनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, येलो स्किन दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, सांस फूलेंगे, और थोड़ा सा चलते ही हांफने लगेंगे, 4 सीढ़ियाँ चलते ही पहले स्किन है, और साथ में ठंड ज़्यादा लगती है, फटीग रहता है, डिजीनेस रहती है, बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो ये है आयरन की, फोलेट की डेफिशिएंसी, और साथ में बी कॉम्प्लेक्स की भी डेफिशिएंसी मानी देखी जाती है। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे हाशीमोटो, आप ऑटोमिन डिसऑर्डर है, ऑटोमिन डिसऑर्डर में मैक्सिमम टाइम में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है, जैसे थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी एंड सेलेनियम की डेफिशिएंसी से वो रिलेटेड है। आयोडीन तो चाहिए, आयोडाइड तो चाहिए उसमें, बट उनके साथ सेलेनियम और विटामिन डी भी आपको चाहिए।
इसके साथ साथ आप देखेंगे डायबिटीज रिलेटेड डेफिशिएंसी, फटीग है। और इसके साथ क्या है आपका, फटीग के साथ साथ क्या है, स्लो हीलिंग है, नर्वस नर्वस सिस्टम में दिक्कत है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें, इनसे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, इसके साथ जिंक की डेफिशिएंसी। अब आदमी क्या कर रहा है ना, ग्लूकोज के लिए तो बाहर से इंजेक्ट कर लिया, इंसुलिन लगवा लिया या मेटफॉर्मिन खा लिया। मैं ये कह रहा हूँ इनके अलावा क्या न्यूट्रिशन ही नहीं था, ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थे हमारे, ये तो स्पोर्टी रोल प्ले करने वाले थे। बट इसमें क्या है कि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं और भूल के हम वैसी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं जो ओनली फार्मा से हम हील करने की बात करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, और साथ में आप देखेंगे आपका CoQ10 भी डेफिशिएंस हो जाता है स्टेटिन्स वगैरह के लिए। पिछला जो हमने सेशन लिया था कि कैसे ये जो चार पांच चीज़ें दी जाती हैं, जैसे ब्लड थिनर दिए जाते हैं डायबिटीज़ में, मेटफॉर्मिन कोई खा रहा है, कोई एंटीबायोटिक खा रहा है, कोई पेन किलर खा रहा है, तो शरीर में किन किन चीज़ों की कमियों को ये बढ़ा देते हैं। ये पिछला सेशन हमने किया था, आप यूट्यूब पे जा के देख सकते हैं यदि आप ऐसी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो। इन डेफिशिएंसी को एड्रेस किए बिना कोई दवाई काम करने वाली नहीं, बस आपको आपके सिम्टम्स को दबा रही है वो। सो ऑप्टिमम हेल्थ के लिए हमें स्लीप, मूवमेंट, मेंटल वेलबींग एंड न्यूट्रिशन, ये चार पिलर को माना जाता है। अच्छी सी नींद लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल वेलबींग के लिए सोशल होना, अपने और अपनों से बात करना, उनके साथ फोन पे बात करने की बात नहीं है, उनके साथ अपना टाइम स्पेयर करना, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना, सोशल वेलबींग होना। ये चार पिलर माने जाते हैं इंसान को के ऑप्टिमम फंक्शन के लिए, गुड हेल्थ के लिए। तो नींद आज पूरी नहीं है, एक्सरसाइज आज हम नहीं कर रहे, सोसाइटी के साथ हम नहीं है, न्यूट्रिशन को हमने केमिकल से लेके उसको बॉइलिंग से फ्राई की तरफ लेके केमिकल ऐड करके पैक करके उसको गलत टाइम पे खा रहे हैं। तो ये चारों चीजें अनबैलेंस है, तो बॉडी में सिग्नल सिम्टम्स, फिर भाई साहब एक कौन आएगा, फैमिली का नया मेंबर। ये नया फैमिली का मेंबर आपके जर्नी को, जो आपके पेन को कम कर देगा और आपकी जो स्पीड एकदम से भाग रही थी उसको थोड़ा सा स्लो कर देगा, फिर रास्ता वही है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर हैं दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, वो हमें मरने नहीं देंगे, आपको मरने नहीं देंगे जल्दी से, पर फार्मा आपको जीने नहीं देगा, ये याद रखना। क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फार्मा का कोई भी लेना देना उसकी रिकवरी में नहीं है। सो यहाँ हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के लिए एक अपना जो खोया हुआ मेडिसिन है और खोया हुआ न्यूट्रिशन है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं छोटी सी चीज के साथ, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट। बट ये सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये फंक्शनल सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं। अब ये फंक्शनल इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि हमने खोया हुआ मेडिसिन जो था फूड का, वो यदि हम ओनली सप्लीमेंट से विटामिन मिनरल्स दे दें तो हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी फिर से हमारे अंदर नहीं जा पाएंगी और हम फिर से बीमार, मतलब पूरी तरीके से रिकवर नहीं होंगे। तो हमें अपने सप्लीमेंट को भी फंक्शनल करना पड़ेगा, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। सो यहाँ एवरीडे वन जो है वो बेसिक न्यूट्रिशन के साथ, जैसे कि मल्टी मिनरल्स और विटामिन तो दे ही रहा, जो कि जनरल एक विटामिन मिनरल्स देता है। यहाँ तक तो सबको बता, विटामिन ए का काम क्या है, डी का काम क्या है, सी का काम क्या है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स आयरन का, फोलिक का, विटामिन B12 का, डी का, मैग्नीशियम का, क्रोमियम का, कॉपर का, इनका काम क्या है, ये सबको ऑलमोस्ट पता है। ये यहाँ ऑलमोस्ट सारे सप्लीमेंट में आपको देखने को मिलेंगे भी। बट यहाँ पे इनमें एक ही चीज है कि किस फॉर्म में डाले गए हैं, किस कॉम्बिनेशन में डाले गए हैं और किस टेक्नोलॉजी के साथ डाले गए हैं, कि हमारी बॉडी में वो खाने के बाद कैसे यूटिलाइज, क्या बॉडी उनको यूटिलाइज सही तरीके से करेगी या नहीं करेगी। तो इनके लिए कॉन्जुगेटेड मिनरल टेक्नोलॉजी एंड लिपोसोमल जो डिलीवरी सिस्टम है वो सिक्योर करता है कि आप जब खाएंगे तो अच्छे से बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी। तो वी आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे अब इसको फंक्शनल बनाने के लिए, मल्टीविटामिन को इसको अलग बनाने के लिए, अलग क्यों बनाया, देखने के लिए नहीं, आपकी बॉडी को अलग तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट दे पाए। तो इसको एडवांस स्टेप इसमें क्या किए गए, इसमें प्रोबायोटिक डाला गया कि आपके डाइजेशन को, आपके पेट को सही रख पाए, आपके खाए पिए को पचा पाए, आपकी इम्यूनिटी को बेटर कर पाए। तो फंक्शनल वैल्यू बढ़ा दी मल्टीविटामिन की प्रोबायोटिक डाल के, डाइजेस्ट गट हेल्थ को
फंक्शन टारगेट किया गया प्रोबायोटिक से। इसके बाद गट हेल्थ के साथ साथ आप देखेंगे अमाइनो एसिड, इसमें एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड डाले गए जो फंक्शनल अमाइनो एसिड है, जो आपकी वाइटलिटी और एनर्जी को और मसल की रिकवरी फंक्शनिंग को बेटर करेंगे। मल्टीविटामिन में ही ये अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन डाला गया। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट जो हम फ्राई करके, ये जो एक्स्ट्रा जो हम बाहर से पोल्यूशन या पेस्टिसाइड या जो केमिकल आ रहे हैं, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होंगे तो इनसे हम एक तरीके से इनके बैड इम्पैक्ट से हम अपने आप को बचा सकते हैं और उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमने इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्यूनिटी को बेटर करे और आपके ब्रेन वेलनेस को भी बेटर तरीके से करे, न्यूरो हेल्थ और फंक्शनलिटी के लिए जिसको हम आयुर्वेद बोलते हैं कि उस वो जड़ पे काम करता है। तो इसमें फंक्शनल न्यूट्रिशन में कुछ हर्ब्स को ऐड ऑन किया है जो डेली बेस पे आपकी इम्यूनिटी, आपकी रिकवरी, आपके बॉडी के फंक्शंस को, ऑर्गन्स को रिकवर करने में हेल्प करेगा न्यूट्रिशन के साथ, जो स्टेमिना पे भी काम करेगा और इम्यूनिटी पे भी काम करेगा। इस तरीके से ये एवरीडे वन जो है वो मार्केट से भी अलग बनाता है और आपकी बॉडी की ऑप्टिमम हेल्थ को बेटर करता है। यदि आप डेली अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, टाइम पे नहीं सो पा रहे, तो आप डेली एक सुबह एक शाम को आप लेके अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस आउट कर सकते हो। और यदि आप डेली ड्रग्स खा रहे हैं, कोई खून पतला करने की चीज़ खा रहे हैं, तो 3 या 4 घंटे के बाद, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में यदि सेकंड स्टेज पे एक फैमिली का मेंबर ऐड ऑन है, तो ध्यान रखना उससे लड़ाई नहीं करना है, उसकी दी हुई चीज़ों से लड़ाई नहीं करनी है, पर उनको सम्मान देके 3 से 4 घंटे के गैप के बाद इसको भी दे देना, क्योंकि ये आपकी रिकवरी करेगा, वो आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा, ये रिकवरी करेगा। उसको धीरे जब आपकी रिकवरी फास्ट, आपको लग रहा है एनर्जी ज़्यादा बन रही है, ठीक होता जा रहा है, उसको उसकी डोज को कम कर दीजिए, इसको आप रेगुलर कर दीजिए। सो अल्टीमेटली अब आप हम एज ए एस्टोनिया हमारी एक और भी पहचान है, दैट इज एंटी एजिंग। तो ये मल्टीविटामिन में दो ऐसे मॉलिक्यूल डाले गए हैं जो एंटी एजिंग का काम करते हैं, जो डीएनए की हेल्थ को बेटर करते हैं और जो एनर्जी को बढ़ाए रखते हैं। जैसे AKG है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, और जो लॉन्जिविटी है और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का को एक तरीके से इन्हांस करता है। और TMG जो है हार्ट हेल्थ और एथलेटिक, जो आपकी स्टेमिना परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। सो एक तरीके से ये एंटी एजिंग के रूप में दो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐड ऑन किए गए हैं जो इसको एक यूनिक तरीके का फॉर्मुलेशन बनाते हैं। सो आप डेली इसको 1 से 2 टैबलेट आप इसको खाना खाने के बाद खाएंगे, ये खाली पेट खाने का प्रोडक्ट नहीं है। यदि कोई दवाई भी ले रहे हैं उसके गैप के आप 2 3 घंटे 4 घंटे के बाद इसको यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये आपकी डेली न्यूट्रिशन, डेली इम्यूनिटी, एनर्जी, बॉडी परफॉर्मेंस, एक्टिव लाइफस्टाइल को बेटर रखेगा। सो इसके बाद आता है कस्टमाइज हमने किया। जैसे ये था डेली न्यूट्रिशन में मेल के लिए प्रोडक्ट था बेसिकली, वैसे फीमेल भी खा सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट उनके लिए हमने एक स्पेशल बनाया क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉडी में चेंजेस फीमेल को ही देखने को मिलते हैं। जैसे 10 12 साल की एज में अलग हार्मोन बनेंगे, वो तो मेल में भी बनेंगे। प्री प्रेगनेंसी उसके हार्मोन अलग होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोन अलग होते हैं, डिलीवरी के बाद हार्मोन अलग होते हैं, और 40 साल मेनोपॉज के आसपास हार्मोन अलग अनबैलेंस होते हैं। तो ऐसे स्टेजेस में वुमेन्स को बहुत बार गुजरना पड़ता है। तो उनके लिए हमने उन्हीं को देखते हुए, उनकी लाइफ की एज को और उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए अमेजिंग 40 लेके आए, जो कि 40 साल के आसपास महिला 38 की हो या 40 प्लस हो, उनके लिए जो मेनोपॉजल सिम्टम्स से जूझ रहे हैं, वो स्ट्रांगली अपने न्यूट्रिशन को और अपनी इम्यूनिटी को बेटर रख पाए, उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया। जैसे जिंको अश्वगंधा ब्लैक कोस, ब्रेन और स्ट्रेस, जो मूड स्विंग के हार्मोनल चेंजेस में दिक्कत आती है 40 के आसपास, मेनोपॉज के आसपास, उसको ये कोप अप करेगा, डेली स्ट्रेस को कोप अप करेगा, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, चेस्टबेरी, स्टावरी, ये हार्मोन इनबैलेंस को करेक्ट करेंगे कि पीरियड साइकिल को रेगुलाइज करने में, उनकी जो प्री एक तरीके से मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे थे उसको बैलेंस करके लॉन्ग टाइम तक वाइटलिटी को मेंटेन रखने में ये हेल्प करते हैं, हार्मोन को इम्बैलेंस को सही करते हैं। क्रैनबेरी और सीबकथोर्न इसमें एड ऑन है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट, यूटीआई जैसी जो यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, फीमेल में ज़्यादा यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, बिकॉज फीमेल का जो यूरिन का जो पैसेज है वो छोटा डिस्टेंस का होता है, मेल का डिस्टेंस लंबा होता है, तो बैक्टीरिया वायरस
ट्रैवल नहीं कर पाते इतनी दूरी तक, इसलिए मेल को यूटीआई कम होता है, फीमेल को ज़्यादा होता है। सो इसलिए इसमें क्रैनबेरी और सीबकथोर्न को डाला गया इम्यूनिटी और साथ में यूटीआई को स्ट्रेंथन करने के लिए, कि यूटीआई ना हो उनमें, प्रोटेक्शन देने के लिए। करक्यूमिन और सलाकी, 40 साल के आसपास ऑस्टियोपोरोसिस होना, हड्डियां कमजोर होना और जॉइंट्स में प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है मेनोपॉज के टाइम पे। तो एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर के रूप में, और बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो जाए, सूजन कम रहे और जॉइंट सही काम करें, करक्यूमिन और सलाखी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोसवेलियस सेरेटा, ये डाला गया है इसमें। सो अब लीवर डाइजेशन की भी दिक्कत आती है 40 साल के बाद, तो लीवर भी सही तरीके से ऑप्टिमम फंक्शन करता रहे, तो ये लीवर हेल्थ के लिए मिल्क इसलिए इसमें डाला गया है। एंड ये आपका सेलुलर बैलेंस एंटी एजिंग के रूप में अल्फा कीटोग्लूटारेट वही 1 kg डाला गया है। और साथ में ये वाली चीज़ें तो सभी वल्टा वाइटामिन मिनरल्स में होती हैं जो जनरली देखने को मिलती है। यहाँ पे बस आपको टेक्नोलॉजिकली कॉन्जुगेटेड मिनरल टेक्नोलॉजी मिलेगी, और आपको लिपोसोमल इमल्सिफाइड टेक्नोलॉजी मिलेगी जो इजीली डाइजेशन को हेल्प करेगी, हमारी बॉडी में उसको यूटिलाइज करवाने में हेल्प करेगी। सो इस तरीके से ये अलग बनाता है। और ये अलग इसलिए क्योंकि हम डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं उसकी, उस एज की डिमांड को, विद मल्टीपल विटामिन्स एंड मिनरल्स और हर्ब्स और ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड साइंस में जो इन विवो इन विट्रो स्टडी है। सो इस तरीके से फिर एक स्वीट 18 है। स्वीट 18 में आप देखेंगे 18+ महिलाओं के लिए यहाँ फर्टिलिटी चैलेंज है। 40 साल तक तो जो भी होना था हो चुका होता है, यहाँ फर्टिलिटी चैलेंज है। पीरियड साइकिल का इरेगुलर होना, वर्क काम पे जाना है, घर भी संभालना है, करियर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो उसकी इम्यूनिटी, डेली का स्ट्रेस एंड फर्टिलिटी और डेली का न्यूट्रिशन, ये इन चीज़ों को टारगेट किया गया। जैसे कि जिनको अश्वगंधा और ओमेगा, तो यहाँ ब्रेन स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको दो चीज़ें तो हब्स में और एक ओमेगा, ये यहाँ पे इसमें एड ऑन किया गया। इवनिंग और स्टावरी इसमें डाला गया, जैसे वहाँ पे ब्लैक कोस्ट देखा होगा आपने, तो यहाँ पे इन दो चीज़ों को एड ऑन किया गया है। वहाँ पे हार्मोन ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो इसको यहाँ पे ऐड ऑन किया गया हार्मोन को देखते हुए। मोरिंगा और स्पाइरुलिना न्यूट्रिएंट्स एनरिच करने के लिए, कि यहाँ पे फोलिक एसिड भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू एफएसएसआई मैं और आप एक लेवल तक फोलिक एसिड डाल सकते हैं, राइट, एक लेवल तक ही आयरन डाल सकते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए आपको कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मोरिंगा स्पारुलिना भी इसमें एड ऑन है। तो मैंगोस्टीन, रेड क्लोर, क्रैनबेरी, सी बकथोर्न, ये डेली की एंटीऑक्सीडेंट पावर को बढ़ाने के लिए चार चीजें डालेगी, जिसपे घर से बाहर रहना, कम खाना खाना, या कहीं हॉस्टल में जाना, हमारी बच्चियां हैं 18+, तो मतलब डेली का न्यूट्रिशन पूरा ना कर पाना, एंटीऑक्सीडेंट पूरा ना कर पाना, तो इस तरीके से उसको प्लान किया गया है इस 18+ के लिए। आ, साथ में आप देखेंगे ये वाला पोर्शन उसकी नीड के हिसाब से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से ये इसको अलग बनाता है। सो 1 से 2 डेली इसको आप टैबलेट को ले सकते हैं, फर्टिलिटी, हार्मोन, स्किन, इम्यूनिटी, स्टेमिना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, स्ट्रेस, लो एनर्जी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए। वाइटलिटी ई को हमने प्लान किया गया है, जो अ, जैसे मैं डिजाइनर बेबी की बात कर रहा था, जिसको लगता है कि भाई आज लेट मैरिज का चलन है, तो ऐसे में हार्मोन डाउन जाना, स्पर्म काउंट का कम हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होना, और फूड से वो वाली चीज़ें वाइटलिटी वाली ले नहीं पाता, तो वाइटलिटी एस तो था उसके परफॉर्मेंस को एनहांस करना, ये था उसकी डेफिशिएंसी को मीट आउट करवाना वाइटलिटी के में, जिसमें वाइटलिटी की का मेन वो रोल प्ले करते हैं, जो विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो इसमें डाले गए हैं। तो आप देखेंगे B6, 5 STP, L-theanine, ट्रिप्टोफैन, इनिसिटोल, D3, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, L-arginine, मैग्नीशियम, और B3 मिथाइल फोलेट एंड ब्यूटारिक एसिड। ये यदि आप वाइटलिटी एच के साथ ऐड ऑन कर लेते हो, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, हार्मोन बूस्टर, मसल गेन करना, एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ना, फर्टिलिटी में, ये मेल के लिए फॉर्मूला है बेसिकली वाइटलिटी ई, ये भी इसेंशियल है वाइटलिटी फंक्शंस को बेटर करने के लिए, एनहांस करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए। डेली की डेली आप 1 टैबलेट ले सकते हैं, इस पे कैप्सूल लिखा है, तो ये टैबलेट में है। सो इसके साथ
आप देखेंगे डाई वाइटल। अब डाई वाइटल में हमने क्या प्लान किया है, मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आप आराम से खुद पे या अपने क्लाइंट के साथ बात कर पाए। डाई वाइटल में हमने एक तो ग्लूकोज को टारगेट किया, कैसे इसको सही से बैलेंस करना है। पैनक्रियाज की हेल्थ को किया, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को किया। ऊपर से जो मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, जो बाहर से जो डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनसे शरीर में कमी क्या होती है उसको टारगेट किया। उस एक होता क्या है कि डायबिटीज के कारण हार्ट पे, आंखों पे, किडनी पे, नर्व पे हीलिंग जो पावर है, घाव हो जाए तो भरता नहीं, ये जो बॉडी पे डैमेज आते हैं इसको कैसे बचाया जा सकता है, उसको भी हमने टारगेट किया है। तब जाके डाई वाइटल वन नाम का प्रोडक्ट बना है। ये मल्टीविटामिन है, फंक्शनल है, जो डैमेज से बचाएगा। और ऑलरेडी जो फंक्शनलिटी है इंसुलिन की, पेनक्रियाज की, और सेलुलर जो न्यूट्रिशन डायबिटिक वाले को चाहिए डेली के लिए, वो इस तरीके से हमने इसमें डाला। जैसे जिमनेमा है, फेनुग्रीक है, सिनामन है, नीम करेला, अर्जुना है, बार्बरिन है, अश्वगंधा है। ये मैनेज ऑप्टिमम ब्लड शुगर लेवल। अब बार्बरिन है, ये आपका एक तरीके से बार्बरिन जो लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा है, ये स्ट्रेस से बचाता है, जो स्ट्रेस के कारण डायबिटिक ज़्यादा होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंट बढ़ता है, उसको मल्टीफोल्ड में एक तरीके से बेटर करता है। जेमनेमास, फेनुग्रीक, सिनेमन, नीम करेला, अर्जुना है, ये हार्ट को बेटर रखने का काम करेगा। ये एक तरीके से ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, इंसुलिन की सेंसिटिविटी में पैनक्रियाज के लिए बेटर काम करेंगे। सो ये लीवर को, ये ब्रेन से लेके बॉडी की स्ट्रेस को, विटामिन ई, डी, ई और के एंड बायोटिन ये डाला है। इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ये इंसुलिन को बैलेंस आउट करवाता है, उसकी एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करवाता है। और विटामिन ई, डी, और ये आपको डेली बेसिस पे वैसे भी चाहिए। पैनक्रियाटिक बी सेल के फंक्शन के लिए विटामिन ए, बायोटीन और टोरिन का कॉम्बिनेशन डाला गया है। और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए B1, B6, एलेनाइन एंड एल आर्जिनिन डाला गया है, कि जो ब्लड को भी सर्कुलेशन में बेटर करे, कि कहीं पे जमने ना दे। ट्रांस रेस्वेराट्रोल आपको पता ही है कि ये भी एंटी एजिंग है, और ब्रेन से लेके हार्ट के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है। साथ में सेलेनियम भी है। जिंक एंड क्रोमियम क्या है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी, इंसुलिन को वर्किंग बनाते हैं। जो इंसुलिन काम करना भूल जाता है उसको काम करना वापस से ऑप्टिमाइज करवाते हैं। और साथ में लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को बेटर करने का काम करते हैं, फैट को अच्छे से बॉडी से मेटाबोलाइज कर दें, कि आपकी बॉडी में अंदर फैट, गलत वाला फैट ना डिपॉजिट हो, लीवर फैटी फ्री होने, फैटी लीवर ना हो। ऐसे में जिंक और क्रोमियम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लिपिड्स मेटाबॉलिज्म में। B12 एंड B6 न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आती है डायबिटिक पीपल में, और इन्फ्लामेशन जो होता है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इस तरीके से डाईवाइटल एक आइडियल फंक्शनल विटामिन, मिनरल्स एंड हार्ब का कॉम्बिनेशन है, एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है, जो डायबिटिक पीपल के लिए। अब कोई ले रहा है तो मेटफॉर्मिन ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है, तो 4 घंटे के बाद उसको ले, तो आप बेटर वो देख पाएंगे। और आपको लगता है कि मेरा डाउन जा रहा है, तो उनकी डोज को कम कर दीजिए, और आप इसको रेगुलर करना स्टार्ट कीजिए, और थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, और डाइट को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कीजिए, आप वापस से रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे ही क्रिल है, ओमेगा की डेफिशिएंसी आपको लगती है, तो क्रिल में CoQ10 भी है, ये डायबिटिक वाले के लिए बहुत अच्छा है। जो ब्लड थिनर खा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मीना के टू जो है, K2 क्या करता है, खून की नलियों में कैल्शियम नहीं जमने देता, और कैल्शियम खून से से हड्डियों तक पहुंचाने का काम ये करता है। सो ये तो आपकी सॉफ्ट रहती है, ये मजबूत रहनी चाहिए, यही प्रोसेस है। बट उल्टा है, K2 की कमी में ये तो हार्ड हो जाते हैं, इससे निकल के कैल्शियम बाहर निकल जाता है, इसमें फ्रैक्चर और खून की नलियाँ टाइट, हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट फेलियर के कारण बनते हैं ये, जिसको हम कोरोनरी कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। सो इस तरीके से K2 बचाने का काम करता है। CoQ10 आपके लीवर, हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में एस्ट्राजेंथिन और ग्लूटाथाइन ट्रांस रेस्वेराट्रोल एंटीऑक्सीडेंट है। D3 और K2 बोन एंड जॉइंट एंड आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बेटर है। सो आई, स्किन, सेलुलर, हार्ट, जॉइंट्स, इन सारी चीज़ों के लिए फंक्शनल वाइटामिन ओमेगा के साथ, जो बेस्ट ओमेगा वर्ल्ड का क्रिल सुपर्बा, जो बेस्ट इसको बनाती है क्रिल से, उसके साथ ये चीज़ें मिक्स करके बनाया गया हो ओमेगा, जो इसको फंक्शनल ओमेगा आप बोल सकते हैं, जो जनरल ओमेगा से कहीं एडवांस है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन करने की वजह से। सो अल्टीमेटली हम इसके
एंड तक आप पहुंचे हैं सेशन के। आज 1.5 घंटे का सेशन हो गया है, तो बट 5 मिनट में इसको वाइंड अप कर रहे हैं। ये ओमेगा का, यदि आपको लगता है मुझे फ्लेक्स के उसमें जाना है, नॉन वेज के सोर्स में नहीं जाना, तो ऐसे में इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें पेपर मिंट ऑयल, हल्दी का ऑयल है, और साथ में पेपर मिंट ऑयल है जो आपको अंदर से कूल फील करवाएगा, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा देगा साथ में ओमेगा के साथ। और साथ में कैरेट ऑयल है जो आंखों की रोशनी और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इसमें वैल्यू एडिशन है फ्लैक्स ओमेगा के साथ, जो फ्लैक्स सीड से निकलता ओमेगा। तो उसके साथ टर्मरिक ऑयल, पेपरमिंट ऑयल एंड कैरेट ऑयल ऐड ऑन किया गया है इसकी फंक्शनिटी को एक्स्ट्रा करने के लिए। सो यहाँ पे इसके साथ साथ अगला जो प्रोडक्ट है मैं ज़रूर उसको बोलूँगा, सर्दियों में उसकी बहुत ज़रूरत है। हीमोफोर्टीन, आयरन है, फोलेट है जो सबसे एक्टिव फोलिक एसिड बोला जाता है, B12 है, सी है, जिंक है, और साथ में मैग्नीशियम है, B12 है, बीटरूट है, मोरिंगा, स्पाइनेच है, और साथ में B3, B6, B12। खून बनने के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए, फोलिक एसिड यानी कि फोलेट चाहिए, और B12 चाहिए, और आपको मैग्नीशियम एंड जिंक चाहिए। ये आपके इसमें पूरे हैं कि आपका स्टेमिना, लो एनर्जी रहती है, इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, ये सारी चीज़ों का ये रामबाण आप मान के चलें। और साथ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग के लिए ट्रांस रेस्वेटोल, बीटरूट, मोरिंगा, स्पेनिच, पोमेग्रेनेट, विटामिन सी एंड जिंक, ये चीज़ें हैं जो हीलिंग पावर को, इम्यूनिटी को बेटर बनाते हैं। सो कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सीजन क्या ले सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है हीमोफोर्टीन आपको डेली एक, और साथ में आपको सही टाइम है अश्वावन खाने का, अश्वावन साथ में एक, ये हो गया। और SBTC जूस आपका 30 ml, और कैलमैगडी, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस टाइम पे आप अपनी एनर्जी को, अपनी हेल्थ को बेटर ऑप्टिमाइज करने का। यदि आपको कोई सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो ये आपकी बॉडी की रिकवरी करने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वाइटामिन कोई भी चूज कर सकता है, फीमेल वाला फीमेल, एवरीडे वन वाला एवरीवेयर। ये एक इन दिनों में बेटर कॉम्बिनेशन मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए। यदि आपको लगता है लो एनर्जी रहती है, स्टेमिना कम है, ये तो इसकी आप इसको 2 टाइम कर सकते हैं ऐसे करके। इन दो चीज़ों को 2 टाइम कर सकते हैं, इसको भी 2 टाइम कर सकते हैं, ये एक ही काफ़ी है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को, अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हो, अपनी सोसाइटी को हेल्दी रख सकते हो, और जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको हेल्दी के साथ साथ अपने बिजनेस को भी हेल्दी रख सकते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से मैं बोलूँगा, काउंसलिंग जरूर करें, बॉडी में सिग्नल क्या आ रहे हैं, और एक लास्ट हफ्ते में आपने खाना क्या खाया है खुद का लिख के देखें, अपने बच्चे का लिख के देखें, अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपने माँ बाप का लिख के देखें, और या देखें क्या इस खाने में मेडिसिन था, या इस खाने में मेडिसिन नहीं है। तो जल्दी याद रखना कि कोई ना कोई आएगा और आपकी मेडिसिन लिख के चला जाएगा, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सो इन्हीं सारी बातों के साथ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़ा शांति के साथ, बड़ा पेशेंस के साथ ये पूरा सेशन सुना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।